चलिए समझिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? भूमंडलीय ऊष्मन। नाम से ही पता चलता है भूमंडल का ऊष्मन यानी ऊष्मा होना। ऊष्मा होना मतलब गर्म होना, यानी सूर्य की किरणों द्वारा। कौन सी किरणों द्वारा? पराबैंगनी किरणों द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज। सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा पृथ्वी का गर्म होना। किसका गर्म होना? पृथ्वी का गर्म होना। और जब पृथ्वी गर्म होगी तो इसके कारण क्या होगा? मौसम में परिवर्तन होगा। तो भूमंडलीय ऊष्मन का अर्थ पृथ्वी के ताप में वृद्धि और इसके कारण हुए पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन जब आता है तो इसी को हम कहते हैं भूमंडलीय ऊष्मन। पृथ्वी का जो गर्म होना यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पृथ्वी गर्म होती है, तो प्रत्येक 100 वर्षों में, स्टार देख लिखिएगा, प्रत्येक 100 वर्षों में पृथ्वी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो रही है। प्रत्येक 100 वर्षों में पृथ्वी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो रही है। और पृथ्वी के गर्म होने के कारण क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आप लोगों को पता होगा पृथ्वी का एक द्वीप, एक महाद्वीप ऐसा है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है कि नहीं? और जब वो पूरा का पूरा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उस बर्फ पर, वो बर्फ ग्लेशियर कहलाता है। और उस ग्लेशियर पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, अर्थात जब पृथ्वी गर्म होगी, तो ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे समुद्र का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो इससे नुकसान ही है। और इसी नुकसान को हम कहते हैं कौन सी समस्या? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक, चलिए ध्यान दीजिए। इसमें एटमॉस्फेयर को क्या करना है? गर्म करना है। नहीं, हॉट नहीं, हीट। गर्म करने को हीट कहते हैं। एटमॉस्फेयर को गर्म करना है तो वायुमंडल का तापन करने वाली यानी वायुमंडल को गर्म करने वाली जितने भी प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को ही हम कहते हैं हरितगृह प्रभाव। यानी जिस प्रक्रिया के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है उसी प्रक्रिया को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। अब ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली जो गैसें हैं, वही उत्पन्न होने वाली गैसें वायुमंडल को क्या करती है? गर्म करती है। वही गैसें अपनी प्रक्रियाएं लाती हैं जिसके कारण वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये कौन कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल को गर्म करती हैं? तो नंबर 1 CO2, सी और ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन मतलब O3। उस प्रभाव के क्या दुष्परिणाम होते हैं हमारी पृथ्वी पर? तो सबसे पहला प्रभाव होता है भूमंडल में ताप वृद्धि। हमारे भूमंडल का यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद टेम्परेचर तो बढ़ता है तो उसके कारण हिमानी संकुचन होता है। हिमानी संकुचन कहने का मतलब बर्फ पर
ग्लेशियर पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण सागर जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। और जब सागर जल स्तर में वृद्धि होगी तो जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, बाढ़ आता है। और जब बात कर रहे हैं हरित गृह प्रभाव की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वायुमंडल के तापन में वृद्धि, यानी वायुमंडल का जो टेम्परेचर होगा उसमें वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होगी टेम्परेचर में तो जीव जंतुओं पर और वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ेगा कि न पड़ेगा। साथ ही कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा, धरती बंजर होने लगेगी। अब जमीन बंजर होने लगेगी तो जमीन पर खेती लायक जगह ही नहीं बचेगी, तो कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ मानव पर प्रभाव पड़ेगा, और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर प्रभाव पड़ेगा। और इतना प्रभाव पड़ता है जिसके कारण इसके दुष्परिणाम भी बहुत भयंकर सामने निकल करके आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के उपाय, कौन कौन से उपाय हैं जिसके कारण हम ग्रीन हाउस प्रभाव यानी वायुमंडल के तापन में जो वृद्धि हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। तो कम करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, सबसे पहला आप पृथ्वी पर वनों का विस्तार करें। किसका विस्तार करें, वनों का विस्तार करें। साथ ही साथ जब वन का विस्तार होगा तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा होगी, तो वो CO2 की मात्रा बढ़ी हुई होगी, तो CO2 की मात्रा में कमी आएगी कि ना आएगी, तो CO2 की मात्रा में कमी आएगी, जिसके कारण वायुमंडल ठंडा होगा। क्योंकि वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि जब होती है, तो जब वृद्धि होगी तो वृद्धि के कारण ही वायुमंडल गर्म होता है। तीसरा पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या सभी चीजों की, सभी कारणों की जड़ जिसको कहा जाता है वो है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण ही ना वन का जो विस्तार है घटता जा रहा है। लोग वनों को काट करके वहां पर भी उसको यूज कर रहे हैं उस भूमि को, जिसके कारण CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। तो अगर जनसंख्या पर ही हम कंट्रोल कर लेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, तो वन का विस्तार अपने आप हो जाएगा। और जब वन का विस्तार होगा तो CO2 की मात्रा में कमी अपने आप हो जाएगी, जिसके कारण हम कंट्रोल यानी नियंत्रित कर सकते हैं। क्या नियंत्रित कर सकते हैं, हरित गृह प्रभाव को यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। पशुओं पर नियंत्रण, ये भी एक कारण है, उपाय है जिसके कारण हम हरित गृह प्रभाव को। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का यूज जो है उस यूज को क्या करना, कंट्रोल करना। आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का अनकंट्रोल्ड तरीके से यूज करते जा रहे हैं, जिसके कारण हरित गृह प्रभाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अगर इसको कंट्रोल करना है हरित गृह प्रभाव को, तो हमको ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके साथ लोगों की भौतिक सुविधाओं में कमी भी लानी होगी। तो वही ना आया जी, भौतिक सुविधा, मैन मेड रिसोर्सेज। हाँ जी, भौतिक सुविधाओं की कमी, व्यक्ति अपनी भौतिक सुविधाओं में कमी करेगा। जैसे आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि
जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हर बड़े शहरों में कोई ऐसा मकान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एसी न लगा हुआ हो। अर्थात लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक सुविधाओं का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और भौतिक सुविधा का यूज जब लोग अधिक से अधिक करेंगे तो उससे समाज में नुकसान भी बहुत ज्यादा फैलता है। वायुमंडल में भी इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसके कारण हरित गृह प्रभाव बढ़ जाता है। अगर इसको कंट्रोल करना है तो लोगों को जागरूक होना होगा। किस लिए जागरूक होना होगा? ताकि वे अपने भौतिक सुविधाओं में कमी ला सके। उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग भी कम करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजर्स। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग क्या करना, ज्यादा करना कि कम करना? कम करना। कम करेंगे तभी हम हरित गृह प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आज के समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर औद्योगिकरण को भी सीमित कर दिया जाए, यानी कंट्रोल कर लिया जाए, किसको? औद्योगिकरण को अगर हम कंट्रोल कर ले या कम कर दे, तब हम हरित गृह प्रभाव को भी कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। उसके साथ साथ सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग, सोलर एनर्जी, ये एक सब्सिडरी एनर्जी है, इसका प्रयोग भी बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग, इसके बारे में जानकारी अधिक से अधिक लोगों को अभी तक नहीं है। अगर जानकारी है तो इसका प्रयोग क्या करना? अधिक करना। दूसरे एनर्जी के मुकाबले, दूसरी ऊर्जा के मुकाबले लोगों को चाहिए कि हम किस ऊर्जा का प्रयोग करें? सोलर ऊर्जा का प्रयोग करें, तब हम हरित गृह प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कीजिए। जीवाश्म ईंधन जो यूज करते हैं उसके स्थान पर किसका यूज कीजिए? वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग अगर कर सकते हैं, तब हम जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करेंगे, तब हम हरित गृह प्रभाव को बहुत हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। आई बात समझ में? यही है आपका हरित गृह प्रभाव को कंट्रोल करने के उपाय। इतने उपाय आप कर लीजिएगा तो पृथ्वी के तापन में अपने आप कमी आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा।